let it bang, bang. हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 कर रहे थे और ये उसका पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। आपको जैसे पता ही है कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं, और इसके रिलेटेड हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में भी मानचित्र 1 में देखा था। आप पिछली वीडियो में रिकैप ले सकते हैं। आज हमने गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है, यानी कि यहां से पढ़ना शुरू करना है हमने। तो आइए मानचित्र 1 में फिर से आ जाते हैं। पृष्ठ 2 पर गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रही गंगा नदी और इसकी सहायक नदी यानी कि ये जिसमें आगे जाकर मिल जाती है सोन नदी, ये रही। तो इसके बारे में विशेषता पाने के लिए आगे पढ़ते हैं हम कि क्या विशेष है इसके बारे में। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। यानी कि इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहते थे, जो आज का बिहार है। और जैसे कि हमें पता ही है कि नदियों के आसपास का क्षेत्र बहुत समृद्ध होता है और वहां खुशहाली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि नदियों का पानी जैसे ही हमें पता है कि उपजाऊ होता है, उसके कारण वहां रहने वाले लोगों को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। विशाल राज्य भी स्थापित इसीलिए हो पाया था क्योंकि नदियों के आसपास वाला क्षेत्र था, जिससे उन्हें बहुत सी रिसोर्सेज यानी कि रिक्वायरमेंट्स थी जो उनकी जरूरतें थी, और शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए जो काम था वहीं से नदियों से ही ज्यादातर हो जाता था, क्योंकि वो ही एक ऐसी जगह थी, नदियों के आसपास वाला क्षेत्र, जो उस राज्य को विकसित बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता था, आसपास के लोगों को खुशहाल रखने में। और एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो यह बात समझने वाली है कि जहां पर भी एक खुशहाल राज्य स्थापित होता है, ज्यादातर हम अगर अनुमान लगाएं तो उसमें एक योगदान नदियों का भी होता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इतनी मुश्किलों को पार करने के लिए, जैसे कि पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, चुनौतियां तो आती ही हैं सामने, और उन्हें ऐसा नहीं है कि पार नहीं किया जा सकता, असंभव नहीं था। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए हमें कि जो हमारा पोटेंशियल है, यानी कि कुछ काम करने की समर्था कह सकते हैं हम, वो लिमिटलेस है। अगर हम हमारे अंदर आग है और हम कुछ ठान लें तो उसे कर ही सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो आगे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जैसा कि मान लीजिए एक बीच है और वहां पर लोगों को पता लगा कि सुनामी आने वाली है, तो सुनामी आने का संकेत जैसे ही उन्हें मिला तो वो और दूसरी जगह भागने लग गए अपनी जान बचाने के लिए। वैसा ही यहां पर हमने पढ़ा कि लोग कभी कभी, आम लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जैसे उन्हें लगता था कि कोई चुनौती उनके सामने आने वाली है तो वो अपना स्थान छोड़ देते थे और सेफ जो जगह है, सुरक्षित जगह, वहां पर जाते थे। और कभी, जैसे कि हमें पता ही है, आज भी लोग काम के लिए, व्यापार, बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वहां भी लोग काम की तलाश में जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर।
कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। विजय हासिल करने के लिए अगर कोई उनसे कमजोर है तो उन्हें लगता है कि दूसरी जगह जाकर हम जीत सकते हैं। ये भी एक कारण था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। अब ये भी स्वाभाविक सी बात है, अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमें वहां का कल्चर, चीजें, रहने सहने का, खाने पीने का सब कुछ जो भी ढंग है वो प्रभावित तो आवश्यक करेगा ही। तो जो व्यापारी लोग थे वो काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, जो उन्हें लगता था कि ये महत्वपूर्ण चीज है, उन्हें व्यापार में प्रॉफिट हो सकता है, तो वो दूसरी जगह पर जाकर ऐसी चीजों की खोज में लगे रहते थे, तलाश करते थे। ये भी उनके लिए एक फायदेमंद चीज थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, फायदा मिलता था उन्हें, तभी एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनका समय सही चीजों पर लगता था और फायदा देता था उन्हें। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। आजकल तो जैसे स्कूल हैं, बच्चे घर से स्कूल जाते हैं, वहां उन्हें टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, शिक्षा लेकर वो घर जाते हैं। पर जब स्कूल नहीं होते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं, ये कहना ज्यादा उचित होगा कि उस समय दौरान जो गुरु लोग थे, धार्मिक गुरु लोग थे, वो शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मतलब उस समय ऐसे शिक्षा देते थे, धार्मिक गुरु होते थे जो। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ये बहुत एक समझने वाली बात है। अगर आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे एक शो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड करके, उसका जो मेन है होस्ट बियर ग्रिल्स, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है एडवेंचर करने के लिए। आज हम देखते ही हैं, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा। वैसे ही यहाँ पर भी बताया गया है कि कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे, यानी एक तरह से एडवेंचर या फिर उनका जो उत्सुकता का लेवल है उसे पूरा करने के लिए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में जाते थे। ये भी एक कारण है कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब मान लीजिए राम भारत में रहता है और एक बार उसे मौका मिला अमेरिका जाने का, तो मान लीजिए उसे अंग्रेजी नहीं आती, तो वो पहली बार जब अमेरिका गया घूमने के लिए, तो वहां के लोगों की भाषा को देखकर वो उचित हो गया, तो उसके मन में आया कि इसे सीखा जाए। तो वहां के लोगों को यानी कि देखकर उसके मन में एक विचार पैदा हुआ कि वो सीखी जाए अंग्रेजी। तो मतलब कहने का ये है कि एक जगह से जब दूसरी जगह लोग जाते हैं तो आपस के रीति रिवाजों या फिर एक दूसरे को मिलकर वो आवश्यक प्रभावित तो होते ही हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, आप जान ही चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग यात्राएं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि वहां पर लोग यात्राएं व्यापार वगैरह के लिए करते थे या फिर एडवेंचर वगैरह के लिए करते थे। आज भी लोग ज्यादातर घूमने के लिए या फिर व्यापार वगैरह करने के लिए यात्राएं करते हैं। दूसरी जगह जाने पर उनके मन में कुछ ख्याल आता है कि यहाँ पर हमें ऐसे फायदा हो सकता है। मतलब कहने का कि बाहर निकलना जरूरी है। यात्राएं कर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दूसरी जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि यहाँ पर क्या ऐसा नया है, क्या उन्हें खोज में, मतलब कि हम कह सकते हैं कि उनकी खोज में एक तरह दायरा बढ़ता है उनकी खोज का, ऐसे कह सकते हैं हम। और व्यापार भी यात्राएं कर लोग कर सकते हैं, उन्हें नए नए आइडियाज मिलेंगे इससे कि इसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। मतलब कि घूमने के लिए, व्यापार के लिए और भी यात्राएं आजकल करते हैं। तो ये तो हो गए हमने यात्राएं की क्यों करते हैं। आप मुझे 2 और ऐसे सजेशन दें, यानी कि मतलब बताएं
कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, दो कारण और बताएं कि क्या उन्हें फायदा हो सकता है यात्राओं का, आज के समय में क्या फायदा हो सकता है, कैसे मददगार या सहायक हो सकती हैं यात्राएं आज के युग में। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आवश्यक सी बात है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। अब जैसा कि हमें पता ही है, पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र तथा ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आती ही थी। उस समय लोगों के पास इतना आविष्कार था नहीं कि वो जहाज पर चढ़कर दूसरी जगह जा सके। तब तो ऐसे साधन उपलब्ध थे नहीं ना उनके पास, फिर उन्हें खुद ही जाना पड़ता था। तो जो पैदल जाते थे, कई लोग रास्ते में दम तोड़ जाते थे, जिनके पास मतलब कहने के लिए कि हम ये कह सकते हैं कि जगह को पार करने के लिए उनके पास और खाने पीने का सामान इतना होता नहीं था, और चुनौतियां तो आती ही थी। जैसे कि मान लीजिए आजकल डोंकी लगाकर जाते हैं लोग बाहर, तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो कोई साधन नहीं लेकर जाते, सिर्फ पैदल चलकर ही जाते हैं। वैसे ही जब वो पैदल चलकर जाते थे तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अगर हल्की सी खरोच भी लग जाती थी, उससे ही वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड यानी कि प्रभावित होते थे। मतलब खतरनाक था पार करना इन चीजों को। सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। अब अगर कोई बंदा माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है और उसके दिल में आग है, पर उसके पास रिसोर्सेज इतनी है नहीं, पर वो दिल में जो आग है उसमें, हम कहते नहीं कि दिल में जो आग है उसमें चाहे बंदा चांद पर जाकर वापस आ जाए, ऐसे जिसने जो चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। यानी कि हम कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें इसमें पढ़कर पता चल रहा है कि जिन्होंने ऐसा चाहा वो कर सके, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे में ऐसा क्या नहीं है जो उनमें था। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अब अगर उन्हें यहाँ आकर कोई नई चीज मिली या फिर यहाँ का रहन सहन उन्हें पसंद आया, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर प्रभावित होकर वो यहाँ पर रहेंगे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है एक दूसरे के कल्चर से, या फिर रीति रिवाज से, ट्रेडिशन कह सकते हैं हम। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जैसे कि हमें पता ही है, एक दूसरे से ही सीखते हैं इंसान तो आमतौर पर, जो अलग अलग रिवाजों के हो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर यही कहा गया है यहाँ पर। तो देश के नाम, आगे टॉपिक पढ़ते हैं, क्या बात है इसमें। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आपने सुना ही होगा, आमतौर पर हमारे देश को इंडिया या भारत ज्यादा तौर पर पुकारा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस जो हमने यानी कि सिंधु नदी ऊपर देखी थी, वही जो सिंधु से निकला है, सिंधु कहा जाता है, और संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि हम यहाँ पर पढ़कर पता लगा सकते हैं कि जो ईरानी और यूनानी लोग थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम की ओर से जो आए थे, उन्होंने हिंदोस यानी कि इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जहां हमने देखा था कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं और वहां पर ही सिंधु नदी आती है, और वो क्षेत्र हो गया उत्तर पश्चिम। तो इन्होंने ये बताया है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था,
वो अलग बात है कि बाद में इसका प्रयोग देश के नाम के जरिए यानी कि देश के नाम पर किया गया। इस समय का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी इसके बारे में। अतीत के बारे में कैसे जाने, अब सवाल आ गया कैसे पर हम महत्वपूर्ण नजर गड़ाए रखेंगे इसे पढ़ते वक्त। ये हेडलाइन मेन है, अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। यानी कि इन्होंने बताया है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। जो पुरानी किताबें हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनमें उसी समय के बारे में लिखा होगा जब वो किताबें लिखी गई होंगी। मान लीजिए कोई किताब 1000 साल पहले लिखी गई है तो बातें भी उसमें हम कह सकते हैं कि 1000 साल पहले अपने एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण के हिसाब से लिखी गई होंगी, जो कि हम अगर आज पढ़ते हैं तो अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, जैसे हमने पढ़ा, पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। यानी कि मतलब कहने का कि जो हाथ से लिखी गई मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियां। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियां मतलब इन्होंने कहा है कि हिमालय के क्षेत्र में एक ताड़पत्र होते हैं जो कि तैयार होते हैं भूर्ज नामक पेड़ की छाल से। उस पेड़ की जो छाल होती है उस पर हम लिख सकते हैं और उन्हें ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। भोजपत्र जो कि भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है, उस पर पांडुलिपियां लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये भूर्ज पेड़ की छाल है जो हिमालय के क्षेत्र में मिलता है और ये एक पांडुलिपि लिखी गई है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये दिया गया है हमें। ये पांडुलिपि ये लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहां देख सकते हो। ये भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि है।